नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द मुगल 16 टू 17 सेंचुरी। देखिए, जो कुछ पुरानी बुक्स और पुरानी बुक्स में इस चैप्टर का नाम द मुगल अंपायर भी दिया गया है। देखिए, इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हमने देखा था सबसे पहले हु वर मुगल्स, मुगल्स कौन थे। फिर हमने देखा था मुगल मिलिट्री कैंपेन्स और उसके बाद हमने देखा था मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। उसके बाद हमने देखा था मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, किस तरीके से मुगल्स के रिलेशन थे राजपूत के साथ, मराठास के साथ, ईरानियंस के साथ, हमने इसको देखा था। उसके बाद देखा था मनसबदारी प्रथा को हमने देखा था, मनसबदारी सिस्टम को हमने देखा था और जागीरदारी सिस्टम को हमने देखा था। देखिए, आज के इस पार्ट में, इस चैप्टर के इस पार्ट में आज हम देखने वाले हैं जब्त और जमींदारी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं अकबर की पॉलिसीज को हम देखने वाले हैं। अकबर की वो कौन सी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से जो मुगल रूल है वो इतना ज्यादा फ्लोरिश करने लगा। ठीक है, नाउ लास्ट में हम देखने वाले हैं द मुगल अंपायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। देखिए, 17th सेंचुरी के अंदर वो कौन से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो मुगल रूल है, जो मुगल अंपायर है, वो एंड होने के कगार पे पहुंच जाता है। और उसके बाद वो कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से जो मुगल अंपायर है वो डिसइंटीग्रेट होता है और फर्दर उसके बाद छोटे छोटे जो रीजनल स्टेट्स हैं उनका राइज होता है हिंदुस्तान में एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब्त एंड जमींदारी। देखिए, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर्स वाज द टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, एग्रेरियन इकोनॉमी थी उस दौर में हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, टैक्स और जो रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के लिए, वो ऑब्वियस सी बात है पीसेंट्स के ऊपर लगने वाले टैक्स की वजह से आएगा। उस पर लगने वाला जो टैक्स है उसी से क्या आएगा, आपको रेवेन्यू आएगा। ठीक है, नाउ in most places, peasant pays taxes through the ruler elites, that is the headman or the local chief। देखिए, आमतौर पर जो कलेक्ट करने वाले लोग होते थे, आमतौर पे देखिए टैक्स करने कलेक्ट करने वाले लोग कौन होते थे, विलेज के जो हेडमैन होते थे, कि वहां के जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे या पीपल होते थे, ये लोग आमतौर पर क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट किया करते थे गांव के लोगों से और किसानों से। ठीक है, नाउ द मुगल यूज्ड one term जमींदार to describe all these intermediaries, whether they were local headmen of the village or the powerful chieftain। देखिए, मुगल्स ने जो मेडियोकर से बेसिकली यहाँ पर वो लोग जो लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे गांव के गरीब किसानों से, उन लोगों को यहाँ पर क्या कहा गया, जमींदार उन्हें कहा गया, उन्हें जमींदार यहाँ पर कहा गया। ठीक है, नाउ अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडल में, देखिए जो टोडल मर्द ये इनके रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम है टोडल में। ठीक है, कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स प्राइस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर 10 ईयर्स पीरियड फ्रॉम 1570 टू 1580। देखिए, जो टोटल मल थे, इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे किया जिसके अंदर इन्होंने देखा कौन सी क्रॉप जो है वो उगाई जा रही है, कौन सी क्रॉप्स उनकी कितनी डिमांड है, कौन से लैंड पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है। इस बेसिस पर इन्होंने क्या किया, एक तरीके का सिस्टम बनाने की कोशिश की। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। देखिए, जो इन्होंने ये रेवेन्यू का असेसमेंट किया ना, जो इन्होंने असाइनमेंट किया रेवेन्यू के ऊपर, इसके बेस पर इन्होंने क्या किया, हर क्रॉप के ऊपर एक फिक्स जो है वो टैक्स को इम्पोज किया और इस टैक्स को आपको किसमें देना होता था, कैश में देना होता था। ठीक है, ईच प्रोविंस was fixed into the revenue circles which its own schedule of revenue rates for the individual crops। देखिए, हर जो रीजन था उस रीजन को एक रेवेन्यू रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सपोज कीजिए ये मुगल अंपायर है। ठीक है, मुगल अंपायर के अंदर ये चार सूबे हैं, सपोज ये तीन सूबे हैं। ठीक है, ये चौथा सूबा हो गया, ये चौथा सूबा, इन चार सूबों के अंदर अलग अलग जो रिवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, अलग अलग रिवेन्यू सिस्टम के अंदर इनको लाया गया। ठीक है ना, इनके अंदर एक रिवेन्यू सिस्टम लाया गया। ठीक है ना, देखिए, और उसके बाद हर सूबे के अंदर उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, उसमें होने वाली पैदावार के हिसाब से, उस वहां पर होने वाली क्रॉप के ऊपर एक फिक्स टाइप का रिवेन्यू जो है, एक फिक्स टाइप का जो टैक्स है वो इम्पोज किया गया। सपोज ये किसी रीजन के अंदर टैक्स जो है, गेहूं पर लगने वाला जो टैक्स है वो ज्यादा हो सकता था और किसी रीजन के ऊपर यही जो टैक्स है वो कम हो सकता था। ठीक है, और इसी रिवेन्यू सिस्टम को क्या कहा जाता है, जब्त कहा जाता है। ठीक है, इट वॉज प्रीवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे एंड लैंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। देखिए, ये उन्हीं एरियाज में हो पाया, उन्हीं एरियाज में जो जब्त का सिस्टम है उन्हीं एरियाज में लग पाया जहां पर मुगल रूल जो है ये सर्वे कंडक्ट कर पाए। जो दूर दराज के इलाके थे जैसे बंगाल और गुजरात का जो इलाका था वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज यहाँ पर जो रेवेन्यू का असेसमेंट था, ये रेवेन्यू का जो असाइनमेंट था ये कंप्लीट नहीं किया गया। ठीक है, नाउ इस सिस्टम की वजह से, जब सिस्टम की वजह से मुगल रूल को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा अकबर के रूल के दौरान। ठीक है, नाउ इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। ठीक है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू द रिबेलियन। देखिए, ये जमींदार थे इनकी बहुत ज्यादा पावर हुआ करती, इनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि कई बार क्या होता था कि अगर मुगल रूलर्स जो है, मुगल रूलर का कोई सेंट्रलाइज
जो सेंट्रल अथॉरिटी का कोई ऑफिशियल है, अगर वो किसी जमींदार को तंग करने की कोशिश करता है उसकी किसी नीति की वजह से, ये जो जमींदार होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल, जो जमींदार होते हैं इनका सोशल स्टेटस जो होता था बहुत ज्यादा पावरफुल होता था, इनका समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इनकी बहुत बड़ा, इनका एक बहुत बड़ा स्टेटस होता था, ठीक है। तो कई बार क्या होता था कि अगर कोई जो जमींदार है वो नाराज होता था तो वो क्या करता था, रिबेलियन कर देता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ठीक है। समटाइम्स जमींदार एंड द पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट allied in the rebelling against the मुगल authority। देखिए यहाँ पर कास्ट का फैक्टर फिर दोबारा से आपके सामने आता है, ठीक है। अगर जमींदार एक ही कास्ट का है तो कई बार ये रिबेलियन करने में क्या होता था, मदद करता था, ठीक है। नाउ दीज पीजेंट रिवॉल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th century। देखिए इसकी वजह से जो पीजेंट रिवॉल्ट होते हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, ठीक है। और 17th एंड ऑफ द 17th सेंचुरी के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि जब औरंगजेब का जो लास्ट टाइम पीरियड होगा, लास्ट दौर होगा औरंगजेब का, उस दौर में आप देखेंगे आगरा के इर्द गिर्द वाले रीजन के ऊपर काफी सारे जो रिवॉल्ट्स हैं वो खड़े होते हैं, और जिसकी वजह से जो जाट बेल्ट है वहां पर एक नई हुकूमत स्टैब्लिश होती है बाद के दौर में, जब डिसइंटीग्रेशन होता है मुगल रूल का, वहां पर एक नई जाट हुकूमत जो है वो स्टैब्लिश होती है, ठीक है। नाउ अकबरनामा है, आईने अकबर, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से देखिएगा। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कोर्टियर्स अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रिजीम। देखिए जो अकबर का कोर्ट राइटर था, उसका जो बहुत क्लोज फ्रेंड था अबुल फजल, ठीक है, वो अबुल फजल को कहता है कि आप मेरी हिस्ट्री लिखिए, मेरे रिजीम की आप क्या लिखिए, हिस्ट्री को लिखिए, ठीक है ना। अबुल फजल जो है वो 3 वॉल्यूम्स के अंदर अकबर के रिजीम को लिखता है और इसको टाइटल देता है अकबर नामा, ठीक है। जो पहला वॉल्यूम था ये डील करता है डेल्ट विद द अकबर्स एंसेस्टर, एंड द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर। देखिए फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर क्या था, अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में था, अकबर के पूर्वजों के बारे में था, और दूसरे में अकबर के रिजीम के बारे में था कि अकबर के रिजीम में अकबर ने कहा युद्ध लड़े, किस तरीके से किया, ठीक है, इस तरीके से कुछ था, ठीक है। द थर्ड वॉल्यूम इस आईने, देखिए थर्ड वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। इट डील्स विद द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड द ज्योग्राफी ऑफ इट्स एम्पायर। देखिए जो थर्ड वॉल्यूम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए थर्ड वॉल्यूम को क्या कहा गया है, यहाँ पर आईने अकबरी कहा गया है। इस आईने अकबरी में क्या लिखा गया था, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया था, किस तरीके से अकबर का जो रूल था वो चलता था, अकबर की जो आर्मी होती थी, अकबर की जो मिलिट्री थी वो किस तरीके से काम करती थी, इसके अलावा अकबर के दौर में रेवेन्यू किस तरीके से काम करता था, और जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किस दौर में कौन से युद्ध लड़े गए और कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाया गया, किस तरीके से कैप्चर किया गया, किस रीजन को कैप्चर किया गया, ठीक है ना। काबुल कंधार को किस तरीके से कैप्चर किया गया और किस तरीके से उस पर कंट्रोल जमाए रखा, ये सारी जो बातें हैं वो आईने अकबरी में लिखी गई। आईने अकबरी क्या था, थर्ड वॉल्यूम था, जो अकबर में लिखी गई जो किताब थी उसका थर्ड वॉल्यूम है आईने अकबरी, ये इसी में लिखा गया, ठीक है ना। ट्रेडिशन एंड द कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर आईने अकबरी में लिखी गई वो ये लिखा कि इंडिया के जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनका ट्रेडिशन किस तरीके का है, उनका कल्चर जो है वो किस तरीके का है, ठीक है ना। The most interesting aspect about the Aine Akbari is the rich statistical details about the things as diverse as crops, seeds, price, wages and the revenue। देखिए आईने अकबरी में क्या-क्या लिखा गया कि हर कौन-कौन सी जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, उन फसलों पर कितना रेवेन्यू जो है वो किसानों के द्वारा दिया जाता है, इसके अलावा प्राइसेस कितने हैं, मजदूरों को मिलने वाली जो तनख्वाहें हैं वो कितनी है, रेवेन्यू जो है वो कितना कलेक्ट होता है, ये भी आपको आईने अकबरी में देखने को मिल जाता है। अब देखिए नूरजहां के बारे में यहाँ पर दिया गया, अब नूरजहां के बारे में क्या दिया गया, देखिए मेहरुनिसा मैरिड टू एम्परर जहांगीर। देखिए जहांगीर की वाइफ है वो है मेहरुनिसा, ये ईरानियन ओरिजिन की, ठीक है। इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल ऑफ नूरजहां, इसको जो इसका जो टाइटल है इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, नूर का जहां कहा जाता है। इसका असली नाम क्या है, मेहरुनिसा इसका नाम है, ठीक है। सी रिमेन्स एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। देखिए ये बहुत ज्यादा लॉयल रही और मोनार्क के प्रति, ठीक है। मोनार्क जो है आमतौर पर जो जहांगीर था ऐसा माना जाता था जहांगीर की जो लेफ्ट हैंड है, जहांगीर के ना होने के ऊपर ये रूल किया करते थे, पूरे मुगल जो अंपायर था उसको ये रूल किया करते थे। जब भी जहांगीर जो है वो दक्कन के एक्सपेडिशन पर जाया करता था तो जो पीछे से जो पूरे अंपायर को संभाला करती थी वो थी नूरजहां, ठीक है। नूरजहां जो है एब्सेंस में, किसके एब्सेंस में, जहांगीर के एब्सेंस में पूरे स्टेट को संभाला करते, ठीक है। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक silver coins bearing his own titles on the one side and on the other struck the name of the queen Begum Noor Jahan, ठीक है। Now the adjoining document in its order Farman of the Noor Jahan, the square shield state command of her wholesome line and imperial majesty of the Noor Pasha Begum। देखिए राइट साइड के ऊपर जो आपको यहाँ पर स्क्वायर शील दिख रही है इसके इसमें नूर जहां को क्या बताया गया है, मैजिस्ट्रेट बताया गया, ठीक है। बेगम पादशाह बेगम बताया गया, ठीक है। द राउंड सील स्टेट दैट बाय द सम ऑफ द शाह जहांगीर
शी बिकम्स अ ब्रिलियंट एज द मून। ठीक है, देखिए शाहजहां के अंदर देखिए ये जो सील है, इस सील के अंदर क्या बताया गया है कि शाहजहां के अंदर जितनी जिस तरीके से खून चमकता है उतनी ही तेजी से कौन चमकती है, जो नूर जो है वो चमकती है। मतलब उसको एक तरीके से उसको एक तरीके से दिखाया गया, उसकी एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है, मैं नूर जहां बादशाह बी द लेडी ऑफ द एज, ऐसा बताया गया है कि जो नूर जो है वो लेडी ऑफ द एज है। ठीक है, नाउ अब ये है सुलह है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुलह कुल। एक सुलह कुल है क्या? ठीक है, नाउ जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब हिज फादर्स पॉलिसी सुलह कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए ये जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर कौन है? अकबर का बेटा है जहांगीर। जहांगीर जो है वो अपने रिकॉर्ड्स में लिखवाता है कि उसके फादर ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है सुलह कुल की, उसके बारे में वो क्या बता रहा है। ठीक है, एज in the wide expanse of the divine compassion there is a room for all the classes and the followers of all creed। ठीक है, now in this imperial dominion which is all sides were limited only by the sea, there was the room for the processes of the opposite religions and for the belief of God and bad। ठीक है, and the road of the intolerance was the creed। देखिए क्या बताने की कोशिश, बिल्कुल एक तरीके की नीति है, एक तरीके से रिलीजियस जो पॉलिसी है, ठीक है, वो दिखाने की कोशिश करता है मुगल्स की। तो मुगल्स बता रहे हैं कि भगवान के नीचे जो है वो सब बराबर है। ठीक है, सब बराबर है, मुगल रूल के अंदर सारे लोग क्या है, बराबर है। ठीक है, और मुगल किसके नीचे है? भगवान ने जो है इनको डायरेक्ट पावर दी है कि आप रूल करें। उसके बाद क्या है, मुगल बता रहे हैं कि किस तरीके से सारे रिलीजन के लोगों के बीच में ये किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की। ठीक है ना, ये बता रहे हैं कि एक ही मस्जिद के अंदर जो है सिया और सुन्नी दोनों नमाजें पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये बोलते हैं कि इंटॉलरेंस लोगों की हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है द मुगल अंपायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। देखिए जो मुगल रूल है, इसका जो सबसे लास्ट फेज है वो है 17th सेंचुरी और उसके बाद वाला जो फेज है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 17th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के बाद वाले पीरियड के अंदर वो कौन से चेंजेस हैं जिसकी वजह से जो मुगल रूल है वो उसका जो है डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। देखिए हम सभी को पता है कि जो मुगल रूल था उसके दौरान कोई भी जो अटैक है वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था मुगल्स के द्वारा, अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया। और ये किस बात का सबूत है कि इनकी मिलिट्री जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके अलावा इनके मुगल अंपायर के दौरान ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी आती है हिंदुस्तान के अंदर। आप सभी को पता है कि ऐसा कहा जाता है कि 16 और 17th सेंचुरी के दौरान जब मुगल अंपायर जो है वो फ्लोरिश कर रहा था हिंदुस्तान, तो अमेरिकन जो गोल्ड और सिल्वर था, ठीक है, उसका शिंक था हिंदुस्तान। उसका जो 25% जो अमेरिकन गोल्ड और सिल्वर का जो मोस्ट ऑफ द जो हिस्सा आता था वो हिंदुस्तान के अंदर आता था। ठीक है ना, देखिए मुगल रूल के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, उनमें से एक क्या हुई कि मुगल रूल के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कमर्शियल जो स्टेटस होता है हिंदुस्तानियों का वो काफी ज्यादा बढ़कर आता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल डिस्क्राइब एज द फेबल लैंड ऑफ द वेल्थ। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के है बहुत अच्छा देश है। अच्छा देश है मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक जो है अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल है, यहाँ पर बहुत सारी वेल्थ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बट the same visitor will also appeal that the state of the poverty that existed side by side with the greatest of it। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ पे जहां पर जो मेन लोग थे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो तो रिच थे, लेकिन नीचे रहने वाली जो प्रजा थी वो कहीं ना कहीं कमजोर थे। उनके पास उतने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, उनके पास उतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, उनके अंदर इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं वीक बहुत ज्यादा थे। और कंट्री साइड में रहने वाले लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक थे उस दौर में। ठीक है, the inequalities were glaring। ठीक है, documents from the 20th year of the Shahjahan regime inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number of the total of 8,000। ठीक है, देखिए क्या बताने की कोशिश की कि 20वें साल में जब जहांगीर का जो 20वां साल, सॉरी शाहजहां का जो 20वां साल था, उसके रिजीम से एक डॉक्यूमेंट पता लगता है। उस डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया है कि 8,000 मनसबदार थे जहांगीर के दौरान, और 8,000 में 445 जो मनसबदार थे वो हाईएस्ट पेड मनसबदार थे। मतलब ये लोग, इनको 7,000 जो है जात वाली सैलरीज मिलती होंगी, 7,000 से ज्यादा वाली सैलरी इनको मिली होगी। ठीक है, दिस स्मॉल नंबर अ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मनसब। देखिए ये जो 8,000 में से 445 मनसबदार हैं, ये टोटल मनसबदारों का कितना परसेंट है? 5.6% है। ठीक है ना, रिसीव्ड 61% ऑफ द टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ द अंपायर एज अ सैलरीज
फॉर देमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स। देखिए क्या बताया गया है, जो ये 445 मनसबदार है, इन 445 मनसबदारों में पूरा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ठीक है, पूरा जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर का 61% जो जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उस रेवेन्यू का 61% जो है वो इनको दे दिया जाता है, ताकि ये अपने ट्रूप्स को क्या कर सके, सैलरीज जो है वो प्रोवाइड कर सके। मतलब जो सबसे बड़ा चंक था, ठीक है, जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा चंक था वो इन सोल्जर्स को दिया जाता था। ठीक है ना, अब देखिए द मुगल emperor and the mansabdar spent a great deal of their income on the salaries and देखिए ऑब्वियसली बात है, जो मुगल एम्पर थे अपनी मुगल एम्पर थे अपने मनसबदार को बहुत बड़ी सैलरीज दिया करते थे, बहुत ज्यादा पैसा इनको दिया करते, और उसके बाद ये अपने सोल्जर्स को भी बहुत ज्यादा पैसा दिया करते, और उसके बाद जो पैसा था, ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी में पैसा घूमता है तो ये पैसा जो है आमतौर पर नीचे तक पहुंचा होगा, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिसन एंड द पीजेंट्री हु सप्लाइड देम गुड्स एंड प्रोड्यूस। एक ऑब्वियसली बात है कि सोल्जर्स को जब सैलरीज दी होगी तो सोल्जर्स ने क्या क्या होगा, उस सैलरी से खाना खरीदा होगा, ऑब्वियसली बात है अनाज लिया होगा, बहुत सारी चीजें ली होगी, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता था, आर्टिशंस और पीजेंट्री को मिलता होगा। देखिए अब सपोज कीजिए इतने लोगों को, इतने सोल्जर्स को पैसा मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है कि इतनी इतनी बड़ी अमाउंट में इनके पास सैनिक है, तो इन सैनिकों के द्वारा जो खर्च किया जाएगा वो काफी ज्यादा होगा, और ये खर्च किसको मिलेगा डायरेक्टली, बेसिकली ये जो जब ये खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो स्पेंड किसके हाथों में जाएगा, पीजेंट्री और द लोअर क्लास के हाथ में जाएगा। ठीक है, लोअर क्लास वो जो इकोनॉमिक लोअर क्लास जो आमतौर पर लोकल लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ये जाएगा। ठीक है, बट द स्केल ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन left very little for the investment in the head of primary producer, the peasant and the artisan। देखिए लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, किसान थे, आर्टिशंस थे, इन आर्टिशंस के पास इनको पैसा तो मिल रहा था, सोल्जर जब स्पेंड करते थे इनको पैसा तो मिलता तो था, लेकिन इनके पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता था कि इस पैसे को ये फर्दर आगे अगर उसके इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, इसकी वजह से अगर ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जब ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी लोअर क्लास के पीजेंट्स के अंदर, जो पीजेंट्स थे उनके अंदर आपको नहीं देखने को मिलती है इस दौर के अंदर। ठीक है, पूरे समय में लिव फ्रॉम द हैंड टू माउथ, they hardly consider investing in additional resources, tool and the supplies to increase productivity। obviously बात है अगर उनके पास resources नहीं है तो obviously बात है अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो resources को afford में नहीं कर पाएंगे, और वो जो जब उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है अपने एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो ये भी नहीं कर सकते, तो वो टूल्स भी नहीं खरीद पाते थे, और इसके अलावा जो भी उनको चीजें चाहिए थी वो नहीं कर पाते थे, बिकॉज उनके पास बहुत कम जो है वो बच जाता है। ठीक है, द वेल्थियर पीजेंट्री एंड द आर्टिसन ग्रुप्स एंड द मर्चेंट्स एंड द बैंकर प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिक इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। ऑब्वियसली बात है जो वेल्थियर पीजेंट्स होंगे, जो वेल्थियर मर्चेंट्स होंगे, और जो वेल्थियर आर्टिशंस के जो ग्रुप्स होंगे, ऑब्वियसली बात है दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज। ठीक है, द इनॉर्मस वेल्थ एंड द रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलीट made them extremely powerful people of group of the people at in the late 17th century। कि late 17th century के अंदर जो मुगल एलीट थी, मुगल ऑफिशियल्स थे, वो क्या बन जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। उनके पास क्या था, मोस्टली जो उनके पास रिसोर्सेज थे, पूरे जो प्रजा के रिसोर्सेज थे वो उन्हीं के पास थे। ठीक है, बहुत सारी जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर उन्हीं का कंट्रोल था, इसलिए वो क्या बना देते, लेट 17th सेंचुरी के अंदर इनको क्या बना देता, बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते। ठीक है, एज अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन। ठीक है, धीरे धीरे 17th सेंचुरी के जब एंड आता है, जब मुगल जब औरंगजेब का टाइम पीरियड खत्म होता है और औरंगजेब का जो लास्ट फेज था, इसी दौर में आपको क्या देखने को मिलता है कि रिवॉल्ट है मुगल रूल के अगेंस्ट शुरू हो जाता है, रेबेलियन जो है वो मुगल रूल के अगेंस्ट शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनके जो फॉर्मेशन की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं होने लगती है, आपको दिखने लगता है कि छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो ग्रो करने लगता है, आपको दिखता है कि जो राजपूत हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कट कर रहे हैं मुगल रूल के साथ, बिकॉज जो औरंगजेब की नीतियां थी कहीं ना कहीं वो गलत थी, इसी वजह से जो रूल्स जो राजपूत हैं, जो लेटर जो दूसरे रूलर्स हैं वो कहीं ना कहीं कटना शुरू हो जाते हैं मुगल रूल के साथ। और इसके अलावा जो बर्डन था, इकोनॉमिक जो बर्डन था वो भी बढ़ रहा था मुगल रूल के ऊपर, जिसकी वजह से उनको सैलरीज नहीं मिल पा रही, जो मनसबदार थे उनको सैलरीज जो है वो काफी देर से अब मिलने लगी थी, जिसकी वजह से जो मनसबदार थे वो कहीं ना कहीं ऑफेंडेड थे मुगल रूल के साथ, जिसकी वजह से उनको क्या दिखता था कि मुगल रूलर्स का, मुगल एम्परर्स का, मुगल एम्पायर का भविष्य उनको नहीं दिखना दिखना शुरू हो गया था, उनको मुगल रूल का भविष्य दिखना बंद हो गया था, जिसकी वजह से मुगल रूल का डिक्लाइन जो है वो आपको देखने को मिलता है लेट 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, और आपको देखने को लगता है कि जब 17th सेंचुरी जब 18th सेंचुरी की शुरुआत होती है आपको दिखता है कि मुगल रूल जो है वो एंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हिज सर्वेंट्स एंड इमर्ज एज द पावरफुल सेंटर्स ऑफ द पावर द रीजन। देखिए जब मुगल रूल का डिसइंटीग्रेशन होता है तो जो अलग अलग जो ऑफिशियल्स थे मुगल रूल के अलग अलग रीजन के अंदर वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल क्या बन जाते हैं, अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं, और बाद में वहां पर रूलर्स बन जाते हैं। ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेस्टीज
एंड हैड द कमांड ऑफ द प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। ठीक है, देखिए तीन जो सबसे बड़े जो किंगडम्स उभर कर आते हैं, तीन सबसे बड़े जो किंगडम्स जो हैं मुगल रूल से टूटकर बनते हैं, वो है अवध। ठीक है, अवध वाले ये जो रीजन है, अवध का रीजन हो गया, इसके अलावा हैदराबाद का रीजन और बंगाल का रीजन। ठीक है, नाउ ठीक है, ऑल दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन द दिल्ली एज देयर मास्टर। देखिए ये लोग मुगल रूल से अलग तो हो गए, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या रखा, मुगल रूलर को अपना क्या रखा, सुप्रीम बना के रखा। ठीक है, इन्होंने माना कि हाँ जो मुगल रूलर है वो हमारे सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, बाय द 18th century द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। देखिए 18th सेंचुरी तक आते आते इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर लिया था, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। इनकी जो पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलती थी, इंडिपेंडेंट देखने को मिलती थी। सी नाउ सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।